Hello everyone. So today we are going to start with our next topic, that is agriculture. So before starting this topic, let's see that ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. So as you can see that this question is asked in almost every year, every semester we can say that, क्योंकि जून और दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो मोस्टली इसको हम जून और दिसंबर के एग्ज़ाम्स में 20 मार्क में देख सकते हैं. सो अगर हम फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंस को देखें सो 30 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा ईजीली पाया जा सकता है फर्स्ट चैप्टर से. सो यू कैन नॉट लीव इट. सो प्लीज़ डू द फर्स्ट चैप्टर, बहुत अच्छे से करना है सो दैट आप 30 मार्क्स को इंश्योर कर लें. ओके, सो हम टॉपिक को शुरू करते हैं. इन द प्लेसेस लाइक वेस्ट एशिया, इजिप्ट, इंडिया एंड चाइना, climate change led to the emergence of the farming as the dominant form of living. These people also domesticated animals. However, agriculture was a dominant survival strategy for them. So what happened ना कि जो भी क्लाइमेट चेंज हुए एज वी स्टडीड कि क्योंकि इंटरग्लेशियल पीरियड के टाइम पर जो टेम्परेचर था थोड़ा वार्मर हो गया था, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके पास थोड़ा प्रीवियस नॉलेज हो गया था. बाय यूजिंग दैट दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स. ऑल्सो वो खेती करना भी वो शुरू कर चुके थे. बट अगर हम खेती और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में कंपेयर करें सो द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बजाय एग्रीकल्चर ज़्यादा उनके लिए डोमिनेंट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन चुका था. एंड जो फूड प्रोडक्शन एंड द एनिमल डोमेस्टिकेशन जो कंबाइन तरीके से वो जो उन्होंने करना शुरू किया था, ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ किया जा रहा था. दैट इज़ वाई इसको एक रिवोल्यूशन की तरह भी देखा जा सकता है. ठीक है. एंड ट्रांजिशन फ्रॉम द फॉरेजिंग टू द फार्मिंग वॉज द वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन आ हिस्ट्री. ऑब्वियस ये बात है कि जहाँ पर पहले वो सीजनली हंटर गैदरर्स की तरह रिप्लेस करते रहते थे अपने सर्वाइवल स्ट्रैटेजी के लिए, अब वो एक जगह फिक्स्ड जगह रहने लग गए थे. इससे क्या हुआ, वो कल्टीवेट कर सकते थे क्रॉप्स को, डोमेस्टिकेट कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग एनिमल्स को. और इस तरीके से क्या होगा, जब कुछ लोग एक एरिया में रहेंगे, ठीक है, तो विद टाइम वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा. ठीक है, धीरे धीरे और भी लोग वहाँ पे सेटल होंगे तो विलेज सेटलमेंट होगा. और ऑब्वियस ही बात है सिर्फ वो खेती और खाने का पे तो ध्यान नहीं रखेंगे ना. सो कुछ क्राफ्ट भी शुरू हो जाएंगी, लाइक पॉटरी बनाना देख सकते हैं हम इस टाइम पे. ठीक है, मेटल से बनी हुई चीज़ें बहुत सारी एक्सकेवेट हुई हैं. ऑल्सो इसी तरीके से जो धीरे धीरे क्या होगा, विलेज से ही तो स्टेट बनता है, सिटीज़ बनती हैं. सो उनका फॉर्मेशन भी हम अगर माने तो एग्रीकल्चर की वजह से ही हुआ है कि एग्रीकल्चर करने से कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी हम देख सकते हैं, राइट. सो इनके बारे में हम पढ़ते हैं. सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड द एनिमल डोमेस्टिकेशन रिप्रेजेंटेड अ चेंज्ड आउटलुक फॉर फूड क्वेस्ट. सो क्या चेंजेस होंगे, सो ये रिप्रेजेंट करता है कि पहले जहाँ वो सिर्फ एक दिन के बारे में सोचते थे, लाइक द हंटर गैदरर्स जो थे वो फॉरेजिंग करते थे, यानी चीज़ों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके ढूंढते थे, अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते थे एंड कल का कल देखते थे. बट अब वो लॉन्ग टर्म की सोचने लग गए थे. ओके, और अब उनका डोमिनेंट जो एक मोड ऑफ लाइफ क्या था, तो अब उन्होंने एग्रीकल्चर को एक डोमिनेंट मोड ऑफ लाइफ एडॉप्ट कर लिया था, चूज़ कर लिया था. और अगर हम आज के डे से भी अगर कंपेयर करें तो मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमंस का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, सो दे डू एग्रीकल्चर ओनली. इवन अभी अगर हम इंडिया की बात करें सो 75% ऑफ द पीपल आर एग्रीकल्चरलिस्ट. ओके, एंड द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इट्स स्प्रेड टू द लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ द फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज. सो इसके कुछ अच्छे एंड कुछ बुरे कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए थे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो उसमें हमारा पहला एक प्रॉस के तरीके से देखा जाए सो बर्थ ऑफ विलेज कल्चर. सो हंटर गैदरर्स जो पहले क्या होते थे, सो सीजनली माइग्रेट करते थे अपने एनिमल्स के रिक्वायरमेंट के लिए या फिर अपने फूड एंड अपने मान लो कंफर्ट के लिए. ओके, लेकिन अब क्या हो गया था, अनलाइक हंटर गैदरिंग एग्रीकल्चर रिक्वायर्स दैट फार्मर स्टेज एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड. अब क्या हो गया, अगर आपको मान लो खेती करनी है, फर्स्ट यू विल sow the seed, then you will water the plants, then you will protect it from the birds and the animals. So इस सारे प्रोसेस को करने के लिए आप हंटर गैदरर्स की तरह आप एग्रीकल्चर तो नहीं कर सकते, राइट. अब आप एक प्लेस से दूसरी जगह पे अगर माइग्रेट भी करना है तो आपको कम से कम अपने एग्रीकल्चर को जो आपके क्रॉप्स हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद ही आप सोच सकते हो, राइट. उससे पहले आप नहीं सोच सकते हो. तो एक तो ये बहुत बड़ा चेंज आया. तो इस चेंज के साथ ही अगर हम देखेंगे तो विद टाइम अगर वो एक जगह सेटल हो गए, ठीक है, मान लो 4-6
6 महीने वो एक प्लेस पे रह रहे हैं, ठीक है। एंड तो ऑब्वियस सी बात है हंटर गैदरर्स तो हम उनको नहीं कह सकते ना, वो एक जगह सेटल होके रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे खेती कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इमर्जेंस ऑफ विलेजेस भी देखे जाएंगे, ठीक है। एंड क्योंकि although foraging communities founded villages and towns in some places where plentiful supplies of the food was available all the year round, such places were rare. आप अगर कहीं पे खेती करते हो तो आप देखोगे कि वहाँ पे इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है। लेकिन हम अगर एंशिएंट टाइम पे कंपेयर करें तो बहुत ही कम प्लेसेस हैं जहाँ पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी थी। दे डिड द एग्रीकल्चर इन सम प्लेसेस जहाँ पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी थी जो हमें एक बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं हमारे लिए, लेकिन ये प्लेसेस बहुत कम हैं। लेकिन इन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो भी वो डोमेस्टिकेट कर रहे थे एनिमल्स को, या फिर अगर वो प्लांटेशन कर रहे थे या फिर वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, तो उसका जो मेन कॉज क्या था? मेन कॉज था कि वो खुद के सर्वाइवल के लिए स्ट्रेटजीज़ निकाल रहे थे कि वो लॉन्ग टर्म में अपने आप को कैसे सर्वाइव करवा पाएँ। द वर्ल्ड कवर्ड विद रोड्स एंड द पाथ्स एंड द हट्स एंड द हाउसेस, हैमलेट्स, विलेजेस एंड द टाउन इज़ अ क्रिएशन ऑफ आवर एग्रीकल्चर एंसेस्टर्स ओनली। ऑब्वियस ये बात है कि हंटर गैदरर्स अपने लिए रोड्स नहीं बनाएंगे अगर उनको वापस वहाँ पे आना ही नहीं है। वो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे चेंज होते जा रहे हैं, तो वो एक जगह में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं वो उसके बारे में ध्यान नहीं रखेंगे। बट अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं एंड आप उस एरिया में कुछ लोग रह रहे हैं तो वो पानी के लिए ज़रूर वहाँ पे अवेलेबिलिटी कराएंगे, ठीक है, वहाँ पे वेल्स क्रिएट कराएंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, वो उसको अपने फूड स्टोरेज के लिए वहाँ पे घर में कुछ प्लेसेस बनाएंगे जहाँ पे वो अपने फूड को स्टोर करेंगे, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट डिग करते हैं, जो हमें पुरानी जो एक्सकेवेशन साइट्स मिलती हैं, वो सारी किसकी देन है? सो ये देना है हमारे एग्रीकल्चरल एंसेस्टर्स की वजह से। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट। सो जो ये सेटल्ड एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है, ये नंबरों में भी बढ़ी एंड ये अलग अलग प्लेसेस पे भी जाके रहने लग गई। ऐसा क्यों होता है? अगर मान लो एक जगह पे एक घर में 4 लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक छोटे हट में 4 लोग रह रहे हैं, ठीक है, बट विद टाइम क्या होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, मान लो, ठीक है, अब वो 10 हो गए, तो क्या वो एक छोटे से हट में रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। हो सकता है कि उनके आपसी मतभेद हो जाए, लाइक अब उनके बीच में कोई लड़ाई हो जाए, ठीक है, या फिर अब वो कुछ लोग हैं जो नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ लोग वहीं रहना चाहते हैं, या फिर अब उनको जगह कम पड़ रही है तो वो एक और हट बनाएंगे, है ना। तो क्या होगा, न्यूमेरिकली उनकी संख्या अगर बढ़ेगी तो वो एक्सपांड करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी होगी, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस में लोग जाके रहने लग जाएंगे। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ जो सीडेंट्री कम्युनिटीज़ होती हैं उसमें ज़्यादा होंगी। ऑल्सो वो कुछ डिपेंडेबल हमारी लाइफ में कुछ सप्लाईज ऑफ कुछ फूड होती हैं, ठीक है, उसको अगर वो ग्रो करेंगे तो इससे क्या होगा, जो छोटे बच्चे मान लो जो पैदा होते हैं वो तो हर चीज़ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे हंटर गैदरर्स थे, अगर हम देखेंगे तो जो हमारे एस्ट्रोलोपिथेकस थे वो सिर्फ 25 साल ही जिए थे। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? ऑब्वियस ही बात है, बहुत जल्दी ही जो मरने का जो रेट था वो बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। छोटे बच्चों की एक रिक्वायरमेंट होती है एंड फॉर दैट मैटर आपको वो फुलफ़िल कराने के लिए वो अगर आप उगाने लग गए तो ऑब्वियस बात है पॉपुलेशन ग्रोथ तो होगी, ठीक है। ऑल्सो अगर मान लो अगर आप गोट एंड शीप रखते हो, ठीक है, वो दूध देंगी तो उससे भी तो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होंगी ना, लाइक वो दूध आप छोटे बच्चे को दे सकते हो। छोटा बच्चा हर चीज़ नहीं खाता है, राइट, वो दूध से सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, वो दलिया खा सकता है, बट वो मांस मच्छी वो पैदा होते तो नहीं खाने लग जाएगा ना। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ कि इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हुई थी। ऑल्सो द एवरेज इंटरवल बिटवीन द बर्थ वुड हैव बीन रिड्यूस्ड लीडिंग टू द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। देखो क्या हुआ था, पहले बहुत जल्दी लोग मर रहे थे, लेकिन जो क्या कहते हैं पैदा होने बर्थ रेट थी वो बहुत कम थी। बट अब क्या हुआ था, बर्थ रेट थोड़ी बढ़ी, इससे क्या हुआ, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन हुआ। और ऐसा माना जाता है कि जो फर्टाइल क्रेसेंट था, ठीक है, वहाँ पर सेटलमेंट का जो साइज़ था वो 10 फोल्ड इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है, किसके लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए। पहले जहाँ पे अगर मान लो एक खेत था तब वो 10 खेत फूड प्रोडक्शन करने लग गए थे। एंड फर्टाइल क्रेसेंट क्या होता है, सो वो एरियाज़ जहाँ पे जो हमारे फर्स्ट एग्रीकल्चर एंसेस्टर्स थे उन्होंने वहाँ पे खेती करना जिस प्लेस पे शुरू किया था उसको बोलते हैं फर्टाइल क्रेसेंट। ओके, हंटर गैदरर्स लिव्ड इन अ ग्रुप ऑफ 20 और 30 बिकॉज लार्ज नंबर कुड
क्रिएट फूड शॉर्टेजेस। सो ये 20-25 हमारे लिए, हाँ मतलब अगर हम देखें तो हमारे लिए तो 20-25 लोग कम ही है ना। एक एरिया में सिर्फ और सिर्फ 20-25 लोग रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी संख्या कम है। तो वो ऐसा इसलिए रहते थे क्योंकि अगर मान लो 40-50-100 लोग एक साथ रहेंगे तो फूड शॉर्टेजेस उस एरिया में हो सकता है। मान लो खेती कर रहे हैं 10 लोग, ठीक है, खाने वाले हैं 100 लोग, तो दिक्कत हो जाएगी। दैट इज़ वाई 20-25 लोग ही एक साथ रहते थे। ऑल्सो अगर हम फार्मर्स और हंटर गैदरर्स को कंपेयर करें तो जो फार्मर्स हैं, क्योंकि वो खेती कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में फूड को ग्रो कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि जो हंटर गैदरर्स थे जो जाके ढूंढेंगे, फॉरेजिंग करेंगे, फूड को कलेक्ट करेंगे, उसकी संख्या ऑब्वियस ही बात है कम होगी। जो फार्मर्स थे वो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर सकते थे, उनको फूड की फुलफिलमेंट कर सकते थे। लेकिन जो हंटर गैदरर्स थे, ठीक है, वो क्या होते थे, वो नहीं कर सकते थे क्योंकि वो खुद ही डिपेंडेंट है कि अगर फूड मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, ठीक है। फार्मर्स कुड ग्रो फूड विच दे कुड स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ऑब्वियसली बात है जो ग्रेन्स हैं उनको ज़्यादा टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं। अनलाइक कि जो मीट है उस टाइम पे रेफ्रिजरेटर्स तो होते नहीं थे ना, तो वो कैसे उसको स्टोर करेंगे, वो तुरंत खाएंगे तुरंत, उसके बाद से कल का कल देखेंगे। 10 विलेजेस विद पॉपुलेशन ऑफ 100 ऑफ पीपल केम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे अगर मान लो 20-25 लोगों को आज कोई सपोर्ट कर रहा है, विद द टाइम 20-25 लोगों से हो सकता है कि 50 लोग हो जाएंगे, फिर 50 से 100 हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक विलेज क्रिएट होगा एंड 100 ऑफ पीपल विल स्टार्ट लिविंग इन सेम प्लेस। ओके, द कमिंग ऑफ एग्रीकल्चर मेंट दैट crops were sown in areas where they did not grow naturally। and agriculture क्या होता है, as you know, एक खेती जो होती है वो मान लो कुछ सीड्स अपने आप ग्रो हो सकते हैं, लेकिन खेती का मतलब है कि एक प्लॉट ऑफ लैंड पे बहुत ही संख्या में अगर आप किसी चीज़ को ग्रो कर रहे हो तो वो आर्टिफिशियली होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको आप खुद कर रहे हैं, वो नेचुरली ग्रो नहीं हो रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे ह्यूमंस थे, अर्लियर ह्यूमंस थे, दे डिड एन आर्टिफिशियल एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्शन नीड्स वेयर बाय हंटर गैदरर्स वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर टू प्रोवाइड देम फूड। एंड हेंस वी कैन से कि जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे उन्होंने नए नए एरियाज़ को कॉलोनाइज़ किया एंड वहाँ पे एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है, और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। सो वी कैन से दैट जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे वो नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे, खेती कर रहे थे, ठीक है, ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, है ना। ऑल्सो अगर हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे वो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे ज़्यादा लोगों को सर्वाइव करा रहे थे, वेयर बाय जो एक एस्टिमेट बताता है कि जो हंटर गैदरर्स थे वो रफली 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को यूज़ कर रहे थे पूरे साल में, ताकि वो अपने आप को फीड करा सकें। और वहीं पे जो हमारे एग्रीकल्चरलिस्ट थे वो बहुत ही स्मॉल चंक ऑफ लैंड पे बहुत ही बड़ी लार्ज फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रही थी। सो ये सारी चीज़ें तो हमारे क्या हो गई, प्रॉज में आ गई कि जो हमारी एग्रीकल्चर से क्या क्या फ़ायदे हुए एंड हंटिंग गैदरिंग से क्या क्या उनको कॉन्स का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एग्रीकल्चर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स भी आया, वो ये हुआ कि कुछ चीफ्स थे जिनके पास पावर थी, वेल्थ था, उन्होंने लोगों को स्लेव करना भी शुरू कर दिया। सो क्या होता था ना कि अब वो बहुत सारे लोगों को एक एग्जांपल के तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हंटर गैदरर्स थे उनको एक तरीके से फोर्सफुली एग्रीकल्चरलिस्ट में भी उनको कन्वर्ट किया जा रहा था, या फिर कम्युनिटीज़ क्या कर रही थी, मिलके एक तरीके से प्रोडक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर रही थी। तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो नहीं करना चाह रहे थे, उनको भी जो चीफ्स थे वो एक तरीके से फोर्स करा करते थे कि नहीं, आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा। Okay, then the next topic is domestication of plants that is continuing in modern times too. Many of the colorful flowers growing in our gardens were brought from the Himalayas in the 20th century. Similarly, many plants with medicinal properties have been discovered and domesticated in the present century. Every day some botanist discovers some useful properties in a plant, and in many cases such discoveries are followed by growing those plants artificially. Unfortunately, because of the large scale destruction of the forest, many plants are destroyed even before their medicinal properties are discovered. So from this we can conclude that अभी जो हमारे गार्डन में बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको हम ग्रो कर रहे हैं, सो हमेशा से तो वो यहाँ पे जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो 20th सेंचुरी में जो हमारे उस टाइम पे जो कॉलोनियल जो हमारी गवर्नमेंट थी, बहुत सारे फ्लावर्स को वो हमारे प्लेन्स में लेके आई थी, हमने उनको ग्रो किया था, ठीक है।
एंड ऑल्सो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट हुआ बहुत ज़्यादा ही लार्ज स्केल पे, तो इसी वजह से हम बहुत सारे वो एक्सटेंड भी हो चुके हैं, ठीक है। एंड हर दिन कोई ना कोई बॉटनिस्ट नए नए प्लांट्स की खोज करता है, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर करता है, एंड हम उसको फिर क्या करते हैं, बिकॉज उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है तो हम उसको आर्टिफिशियली ग्रो करने की भी कोशिश करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द डोमेस्टिकेशन ऑफ द प्लांट, कि मतलब हम उसकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, लाइक जिस प्लांट की कोई एक इम्पॉर्टेंस है, लाइक वो हमारे डेली यूसेज में या फिर हमारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में उसका कोई एक इम्पॉर्टेंस रोल हो सकता है, उसको हम ग्रो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इमर्जेंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। सो coming of the agriculture is also related to the emergence of long-term patterns of cooperation. Hunting-gathering groups need cooperation for organizing hunt. Once the hunt is over, the game has been shared and the group ceases to exist. ठीक है, so आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर से भी कम्युनिटी डेवलप होती हैं। लाइक हंटिंग गैदरिंग में क्या होता था कि वो जब तक हंट कर रहे हैं तो कुछ लोग मिलेंगे एंड दे विल हंट टुगेदर, एंड देन जैसे ही हंटिंग यानी हंटिंग का जो गेम है ख़त्म, ठीक है, उन्होंने अपने अपने फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया और वो जो उन्होंने ग्रुप क्रिएट किया वो ख़त्म हो जाती थी। बल्कि एग्रीकल्चरलिस्ट नीड कॉपरेशन फॉर सोइंग टू हार्वेस्टिंग। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या होता है कि अगर आपने बीज को जब सो करा, उससे लेकर जब वो हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, तब तक आपको लोगों की कॉपरेशन के लिए ज़रूरत होती है उसके प्रोसेस में। ओके, अनलाइक अ टिपिकल हंटिंग एक्सपीडिशन विच माइट लास्ट अ डे और अ वीक, एग्रीकल्चर हैव टू कॉपरेट फॉर एटलीस्ट 4 months. While agriculturalists are waiting for the crops to grow, they survive on the food produced by farmer in the previous season. So there is a need of cooperation among food producing groups across the year. So हमें पता है कि अगर हम लोग खेती करते हैं तो हमारे जो प्रीवियस जो हमारे पास क्रॉप्स होती हैं, जो हमारी हार्वेस्टिंग कंप्लीट होती है, उसको हम कुछ बचा के भी रखते हैं सो दैट हम आगे फ्यूचर में जब हम खेती करें और हमारे पास फूड ना हो तो हम उसका यूज़ कर सकें। ऑल्सो फूड के लिए हमें कॉपरेशन भी लोगों के साथ लॉन्ग टर्म में करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, कम्युनिटीज़ बिल्ड होंगी जिसमें सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। No wonder agricultural societies are characterized by large kinship networks, which are the institutional frame for cooperation among the farmers. इसलिए बोला जाता है कि जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ होती हैं उसमें लार्ज किंगशिप के स्कोप होते हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे की नीड्स को लेके एंड कोऑपरेट करते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। So our next point is new epidemics and diseases. The coming of agriculture had some important consequences for the health and the hygiene of the people. So agriculture को प्रैक्टिस करने पे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए थे जो कि हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड थे। सो जहाँ एक तरफ रेगुलर सप्लाईज ऑफ फूड की वजह से लोगों की जो लॉन्गटिविटी थी वो इंक्रीज़ हुई थी। लाइक जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे सिर्फ उसे 25 साल जिए थे, वी नो दैट राइट। लेकिन अब फूड सप्लाईज़ की वजह से जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे उनकी जो लॉन्गटिविटी थी वो इंक्रीज़ हो गई थी। ऑल्सो एग्रीकल्चर का अगर हम एग्रीकल्चरलिस्ट थे, ठीक है, उनकी तो एक आइडियल जो सिचुएशन भी क्रिएट करता है कि मॉस्किटोज जो हमारे ऐसा क्यों होता है, मान लो इंक्रीज हो गई, एक सेटल एरिया में रहोगे, लाइक पानी स्टोर करोगे, वहाँ पे मॉस्किटोज के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप इरिगेट करोगे, स्टोरिंग वाटर, इरिगेटिंग क्रॉप्स और सेटलिंग नियर जो मॉस्किटोज होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ेगी। के साथ साथ सम कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं, या फिर मार्शी लैंड के नियर बाय अपने घर को बनाते हो, आइडियल एनवायरनमेंट भी क्रिएट हुआ जिससे कि मॉस्किटो लैंड में भी पैदा होने लग गए। ओके, वो क्यों क्रिएट मॉस्किटोज अगर आप मान लो पानी को स्टोर बहुत सारे डिजीजेस को भी इरिगेट कर रहे हो, लाइक मलेरिया है ना, या फिर टाइफाइड टाइप की सारी चीजें। अगर आप स्वैम्पी एरियाज के नियर बाय रहोगे तो वहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, तो लोगों को बीमारियां लगती हैं, अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी कैरी करते हैं। ऑल्सो तो इससे क्या हुआ कि मलेरिया जैसी बीमारियां भी वहाँ पे बढ़ने लगी। आपको पता होगा पिस्सू, पिस्सू पता है, अगर मान लो आस-पास एरिया में अगर आपने बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पिस्सू अपने बॉडी पे लेके बीमारियां लगती है ना, इससे भी
भी बहुत सारे होस्ट करते हैं कि वो अपने साथ बीमारी को रखें। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे जैसे रैट्स होती हैं, उनकी जो स्किन होती है उसमें वो पिस्सू को एक तरीके से परिजीवी बोलते हैं उसको, कि लाइक अपने ऊपर ही एक दूसरे जीव को जिंदा रहने के लिए एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं ना। तो उससे क्या हुआ, बबोनिक प्लेग बहुत ज़्यादा मेडिवल टाइम में स्प्रेड हो गया और इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान गई होगी और बहुत सारी कम्युनिटीज़ हो सकता है कि एक्सटेंड भी हो गई हों। ओके, नेक्स्ट इज न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्डर एंड डिस्प्यूट। सो permanent houses meant substantial investment in labor. Similarly, agricultural field too required a considerable investment of labor. आपको खेती करनी है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप परमानेंट हाउसेस बनाते हो तो उसके लिए भी तो आपको लेबर की ज़रूरत होती है। घर अपने आप थोड़ी बनता है, उसमें भी तो लोग काम करते हैं ना। एग्रीकल्चर फील्ड में भी हमें लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि लोग उसमें काम करने वाले हमें मिले। एग्रीकल्चरल कम्युनिटी वुड डिफेंड देयर फील्ड्स एंड होम मच मोर दैन फॉरेजिंग ग्रुप्स। सो जो ये हंटर गैदरर्स थे, क्योंकि उनका एक सेटल्ड कोई एक प्लेस था ही नहीं, तो क्या वो लड़ेंगे अपने प्लेस के लिए? नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी मूव करने वाले हैं उस एरिया से विद टाइम। तो मे बी अगर कोई नेक्स्ट पर्सन आने वाला है उससे पहले वो मूव कर चुके हों तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा। लेकिन एक सेटल इंसान जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहा है, अगर किसी ने उनके घर पर, उनके खेत पर हमला किया तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। तो यानी कि फॉरेजिंग ग्रुप से ज़्यादा ही वो अपनी चीज़ों को लेके अवेयर होंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर ऐसा मान लो सिनेरियो क्रिएट भी हो गया कि जो फॉरेजर्स थे या फिर हंटर गैदरर्स थे, अगर उनका किसी और कम्युनिटी से कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जो भी हारेगा उस प्लेस को लीव कर देगा, वो वहाँ से चला जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चरलिस्ट क्योंकि वो एक जगह पे रहते हैं, है ना, और उनका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो वो दोनों तो एक ही प्लेस में रहेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो हारा उसके लिए एक सबऑर्डिनेट स्टेटस क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी में, और जो जीता उसके लिए एक हायर अथॉरिटी हो जाएगा, है ना। And thus, coming of agriculture changed the significance of war. It also paved the way for the creation of societies based on the inequalities. इस तरीके से कभी भी किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो हायर सुपियोरिटी के लिए या फिर अपने पावर के लिए वो वॉर को सिग्निफिकेंट मानेगा कि हम लड़ाई झगड़ों से अगर जीत सकते हैं तो वो लड़ाई करना शुरू कर देंगे, है ना। वॉर में चेंज हो जाएगा और इस तरीके से सोसाइटीज़ में जो इनइक्वालिटी है हायर एंड सबऑर्डिनेट का बढ़ जाएगा। सो हैंस वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर कंक्लूजन। सो इन conclusion, agriculture has given so much to the society. It has its own advantages such as birth of village culture, increase in population and expansion of settlement, but also consequences, that is new epidemics and diseases and new form of order and dispute to the world. So hence इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो हमने लास्ट के स्लाइड्स में पढ़ा कि एग्रीकल्चर ने हमारी सोसाइटी को बहुत सारी चीज़ें तो दी, बट उसके साथ बहुत सारे अच्छी और बुरी यानी एडवांटेजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखा जा सकता है। सो अब हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनके लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच। गुड बाय, प्रिपेयर वेल एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।